मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तर्क का क्या रोल होता है, इस पर कुछ बातें करने जा रहा हूं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बशर्ते कि आप खुले मन से इसे सुनकर स्वीकार कर सकें और स्वीकार करने के बाद इस पर थोड़ा बहुत काम भी कर सकें। तर्क की भूमिका प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में ये बात बहुत गहरे बैठ गई है। और गहरे क्या मतलब, सब कॉन्शियस माइंड तक उतर गई है कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो यदि हम रटे हुए होंगे, पढ़े हुए होंगे, तो हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे। मुझे लगता है कि जो भी स्टूडेंट एक दो बार भी प्री एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं, शायद उनकी यह धारणा थोड़ी सी कमजोर जरूर पड़ी होगी। बावजूद इसके कि कमजोर पड़ने के बाद भी वे अपनी इस धारणा को बदल करके जो होना चाहिए उसके अनुकूल आचरण करते नहीं है, उसके अनुकूल तैयारी करते नहीं है, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में वो घुस चुका है। जबकि प्री एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिए, होते आपके टॉपिक से ही है, सिलेबस के बाहर से नहीं होते। लेकिन वो टॉपिक से भी ज्यों के त्यों नहीं होते, उन पर आपको विचार करना पड़ता है। और जब आप विचार करेंगे तो वहां से बकायदे उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, शायद इस उदाहरण से आप मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ सकें। एक मेरा बहुत ही छोटा सा और बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है, उत्तर आप दे लेंगे, लेकिन जब आप इस उत्तर की गहराई में जाकर के सोचेंगे तो आपको तर्क की भूमिका का अंदाजा हो जाएगा और शायद ये भी आप समझ सके कि तर्क होता क्या है। जैसे मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि मक्खन किससे बनता है, मठा किससे बनता है, खोआ किससे बनता है, घी किससे बनता है, दही किससे बनता है, छेना किससे बनता है। आपको ये मेरा प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा लगा ना कि क्या सर पूछते चले जा रहे हैं कि मक्खन किससे बनता है, मठा किससे बनता है, खोआ किससे बनता है। ये भी कोई प्रश्न है? सीधी सी बात है भाई कि ये दूध से बनता है। बिल्कुल आप सही करें, ये दूध से बनता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब आप दूध को देखते हैं तो क्या वहां आपको मक्खन के कण तैरते हुए दिखाई देते हैं? क्या घी के चमकीले कण कहीं होते हैं? दही जैसा कुछ आभास होता है? और यदि आप उस दूध को चखेंगे और खट्टा होगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मठा तो थोड़ा सा खट्टा होता है, तो क्या आप उसे दूध मानने को तैयार होंगे? आप उसे वापस नहीं कर देंगे? कहेंगे कि ये दूध तो फटने वाला है ना ऐसा? तो दूध में ही ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन जब आप दूध को देखते हैं तो आपको इनमें से कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो फिर आप क्या करते हैं? आप दूध को प्रोसेस करते हैं, उसमें से जो चीज निकालनी होती है उस चीज के अनुकूल उस दूध को उस प्रक्रिया से गुजारते हैं। और जब दूध उस प्रक्रिया से गुजरती है तो आप जो बनाना चाह रहे थे, जो पाना चाह रहे थे, वह वस्तु आपको मिल जाती है। अर्थ क्या निकला दोस्तों इसका? जैसे दूध में ही सारी चीजें होने के बावजूद वो दूध में दिखाई नहीं देती, ठीक इसी तरह से प्री में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपके सिलेबस में होने के बावजूद उसमें दिखाई नहीं देते। तो सवाल ये उठता है कि प्रश्न तो आपको सॉल्व करने हैं, तो आप सॉल्व करेंगे कैसे? तो जैसे दूध से घी बनाने के लिए आपको दूध को एक प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक इसी तरह से जो टॉपिक आप पढ़े हुए होते हैं, जो यहां दूध है, उस पढ़े हुए टॉपिक को भी आपको एक प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। और जब आप उस प्रोसेस से उस टॉपिक को गुजार लेते हैं तो आपको आपका उत्तर मिल जाता है, जैसे कि दूध को गुजारने के बाद आपको घी मिल जाता है। हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे उस उदाहरण को सुनने के बाद हो सकता है कि आपके ओंठों पर एक व्यंग्यात्मक हंसी सी उभर आए कि हाँ हाँ ठीक है, बात बहुत की जाती है, बात तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन जब करना पड़ता है ना तब हम जानते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, बिल्कुल आपको यह अधिकार है, आप अपने होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी ला सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं, और आप किसी भी संवेदनशील प्रोफेसर से, टीचर से, मेंटर से पूछिए, वो भी यही समझेगा और यही समझाएगा कि नहीं, ज्ञान तो यही है। किताबों में तो सूचनाएं होती हैं, ठीक वैसे ही जैसे दूध होता है। जब हम सूचनाओं को प्रोसेस करते हैं तो फिर वही सूचना नॉलेज में और विजडम में कन्वर्ट होती है। जैसे कि दूध को जब हम प्रोसेस करते हैं तो कभी वो मक्खन बनता है, कभी घी बनता है, तो कहीं दही बनता है। तो दोस्तों, आपको यदि सच में प्री एग्जामिनेशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपको अपने पढ़े हुए विषय को समझना होगा,
समझना होगा इसका मतलब भी यही होता है कि आपको उन टॉपिक्स में जो अलग अलग किस्म के तत्व हैं उन्हें एक दूसरे से जोड़कर, एक दूसरे के प्रोसेस से गुजार कर और फिर उस पर अपनी पकड़ बनानी होगी। अभी मैंने जितनी भी बातें की हैं वो बड़े सैद्धांतिक किस्म की बातें लग रही होंगी, लगी क्या लग रही होंगी, हैं भी सैद्धांतिक बातें ही हैं। लेकिन आइए चलिए उस पर व्यावहारिक रूप से विचार करके देखते हैं। मैं आपको एक प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं। ये प्रश्न पिछले साल पूछा गया था। मेरे पास क्वेश्चन पेपर का सेट ए है, उसका 36 नंबर का क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्नों की संख्या काफी है। सबसे ज्यादा शायद इसी तरह के प्रश्नों की संख्या है। मैं ढेर सारे प्रश्न इस तरह के बता सकता हूं। और इस प्रश्न के बारे में जब मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा था तो उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया था, मतलब बता नहीं पाए थे वो। उनका कहना था कि हमने तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं और लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया है और वो नोट्स भी पढ़ लिए हैं, लेकिन हमको ये बात तो कहीं पढ़ने को नहीं मिली। और सच बात है, उनको पढ़ने को नहीं मिली होंगी। ये बातें किताबों में नहीं है, लेकिन अगर टॉपिक से है तो किताबों में ही तो है, दूध में ही तो है मक्खन। राष्ट्रपति चुनाव पर यह प्रश्न है। पिछले साल राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, पता है आपको। तो जब राष्ट्रपति के चुनाव जब होते हैं, अपेक्षा की जाती है कि शायद एक आध प्रश्न उस पर पूछ लिए जाए। जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होने हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2024 का जो पेपर आएगा उसमें लोकसभा के चुनाव के बारे में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आचार संहिता को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के और कुछ भी दूसरी चीजों को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के। और वो जो प्रश्न होगा, याद रखिए, वो स्ट्रेट क्वेश्चन कभी नहीं होगा, क्योंकि जब भी घटनाओं पर, इस तरह की घटनाओं पर जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं और इतनी बड़ी घटना है, उस पर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो सामान्य तरीका का प्रश्न नहीं होगा। वो उसके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि आपने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कितनी गंभीरता के साथ देखा है, कितने व्यावहारिकता के स्तर पर आप इसे वॉच कर रहे हैं, अवलोकन करके उसे स्वीकार कर रहे हैं। उसमें ये टेस्ट करेंगे। सीधे सीधे नहीं पूछ लेंगे कि किस राज्य में कितने लोकसभा की सीटें हैं और ये है, नॉट एट ऑल। अब आप देखिए कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न है। अब मैं प्रश्न पढ़कर सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सेट ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वो क्या कह रहा है मालूम? विचार कीजिए, विचार कीजिए कह रहा है। सीधे सीधे नहीं कि पढ़ा और आप उत्तर दे देंगे। जब तक आप इस पर विचार नहीं करेंगे ना, तब तक इसके उत्तर आप निकाल नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। तो सीधे सीधे कह रहा है कि विचार कीजिए, तो भाई फिर विचार कीजिए ना, है ना। 3 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य अविधिमान्य हो जाते हैं। एक, पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचिए, इस पर विचार कीजिए कह रहे हैं। नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि, पोस्टपोन किया जा सकता है कह लीजिए, कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। ये सेकेंड स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। राइट, ये 3 स्टेटमेंट हैं। और इसके बाद जो प्रश्न अब बन रहा है वह है, उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। दोस्तों, ये 3 स्टेटमेंट हैं और इस पर आपको विचार करना है। सच पूछे तो जब राष्ट्रपति के निर्वाचन और राष्ट्रपति के ऑफिस में जो काम होता है, जब इस तरह के प्रश्न मुझे पढ़ने को मिलते हैं या जब मैं कोई आर्टिकल पढ़ता हूं कहीं भी, तो मुझे बहुत मजा आता है। मजा इसलिए आता है कि चूंकि 5 साल तक मैंने अपने आप को इस प्रक्रिया में रखा है। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे राष्ट्रपति जी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में काम करने का मौका मिला। तो जिन चीजों को आप किताब में पढ़ते हैं, ये संयोग था कि उन चीजों को मैंने प्रत्यक्ष रूप से किया है, सामने देखा है। राष्ट्रपति जी के रूप में तो नहीं किया है, ये कहना तो बेवकूफी होगा, आप गलत मत समझ लीजिएगा। मतलब अब जब फाइल वाइल होती है, ये होती है, तो उन सब में तो फिर आप रहते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, तो पार्टिसिपेट करने में आप कह सकते हैं कि कुछ इसी तरह की बात हो जाती है। तो मुझे बहुत मजा आता है। खैर, मैंने इस प्रश्न को इसलिए नहीं चुना है क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। मैंने इस प्रश्न को इसलिए चुना है कि ये बहुत सरल प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित यह प्रश्न बहुत सरल है और प्योरली लॉजिक पर बेस्ड है, यानी कि तर्क पर आधारित है। फ्रेंड्स, आज मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस पर तर्क लगा सकूं। आप सीधे सीधे इसका उत्तर मत ढूंढिए, मैं आपको समय दे रहा हूं। आप
तर्क लगा लगा करके इन पर विचार कीजिए। देखिए, पेपर सेटर भी कह रहा है कि विचार कीजिए, आप भी विचार कीजिए, कई कई एंगल से विचार कीजिए और विचार करने के बाद आप निर्णय लीजिए। यहां तक कि यदि आप किसी को स्ट्रेट जानते भी हैं इनमें से, तब भी आप उस पर विचार कीजिए, क्योंकि आपको अपने दिमाग को इस लायक बनाना ही होगा कि वो विचार कर सके। तो दोस्तों, आप सब इस पर विचार कीजिए, फिर बाद में हम लोग मिल करके इस पर विचार करेंगे। तो इसके बारे में आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।